हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेसिडेंट। आज हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसकी हम लोग बात करेंगे। और हम लोग फिर बात करेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग की, कि राष्ट्रपति का कैसे इम्पीचमेंट होता है। एक बार आप लोग जुड़ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, सभी लोग एक बार जुड़ जाइएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो आदर्श, मनी, मुकेश, शबाना, ज्योति, सुधीर, करण, हेलो सूरज, पूनम, विनोद, निधि, नलिन, अफ्ताब, कृष्णा, रितेश। अच्छा, कल हम लोगों ने आर्टिकल 54 कवर कर लिया था, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, या नहीं? कल हम लोगों ने आर्टिकल 54 करा दिया था, तो फिर हम लोग आज आर्टिकल 55 पे मूव करेंगे। हाँ जी, आर्टिकल 54 करा दिया था ना? ठीक है ना। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, आर्टिकल 55 बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो देखिए, जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा सबसे पहले कैसे होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होगा। सभी को हम लोग एक एक करके समझेंगे। यानी कि कैसा निर्वाचन होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। दूसरा, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो कैसे होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा। तीसरा, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। यानी कि एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा होगा। एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा होगा। सबको एक एक करके समझेंगे। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, प्रीफरेंशियल वोटिंग होगा। प्रीफरेंशियल वोटिंग यानी कि वरीयता मत होगा। क्या होगा? सबको एक एक करके समझेंगे, अभी बस आपको लिखना है। वरीयता मत होगा। सीक्रेट बैलेट होगा। सीक्रेट बैलेट यानी कि गुप्त मतदान होगा। और इसके बाद याद रखिएगा, मिनिमम कोटा फॉर विन, यानी जीतने के लिए जो न्यूनतम वोट चाहिए होगा वो कितना? 50% प्लस 1, यानी कि आधे से कम एक मत ज्यादा चाहिए होगा। एक एक करके हम लोग इन सब चीजों के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, है ना। सर, क्या प्रेसिडेंट को मंत्री परिषद पद से हटा सकती है? नो दीपू, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है। अभी हम बात करेंगे। थोड़ा अपने तब तक अपने जो उस पर थोड़ा नियंत्रण रखिए अपनी भावनाओं पर, है ना। हम आगे पढ़ेंगे। सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान। इनडायरेक्ट इलेक्शन अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, यानी कि एकल संक्रमण मत प्रणाली होगा। प्रीफरेंशियल वोटिंग होगी यानी कि वरीयता मत होगा। और सीक्रेट बैलेट होगा यानी कि गुप्त मतदान होगा।
ये क्या है, कंडीशन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का ये तरीका है। लेकिन यहां पर अब हमें समझना है, इन सब प्रोसेस को हम काफी डिटेल में बात करेंगे इनके ऊपर। इतना पहले आप लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। और जीतने के लिए न्यूनतम मत कितना चाहिए होगा, आधे, यानी कि कुल जितना वोट पड़ा, मान लेते हैं कि कुल 1000 वोट डाले गए, उसका आधे से एक ज्यादा, यानी कि उसके 500 से एक ज्यादा, यानी 501 अगर मत चाहिए होगा, 501 मत मिलेगा तभी जाकर कोई राष्ट्रपति बनेगा, अन्यथा नहीं। टीपू मैंने क्या बताया यार, पेशेंस रखो थोड़ा सा, है ना। जब आएंगे इंपीचमेंट पर तो बताएंगे, इंतजार करो तब तक। चलिए, हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद अगला जो है, याद रखिएगा, इसमें जो वोट करता है वो कौन करता है, एमपी, और कौन करता है, एमएलए। ठीक है, अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कोई एमएलए जब वोट करता है, जो 28 राज्य हैं, या जो दिल्ली और पुडुचेरी है, मैंने बताया था कल की क्लास में कि दिल्ली पुडुचेरी के जो इलेक्टेड एमएलए हैं, जो 28 राज्यों के जो इलेक्टेड एमएलए हैं, ये क्या करता है, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। जो एमपी होते हैं, इलेक्टेड एमपी होते हैं, वो क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर दोस्तों हम लोग जब बात करते हैं, तो जो एक एमएलए है, एमएलए का मत मूल्य कितना होता है, कोई एक एमएलए जब वोट करेगा, उस एमएलए का वोट वैल्यू क्या होगा, किसी एमएलए का वोट वैल्यू कितना काउंट होता है, यह आपको समझना है। जब एमएलए की वोट वैल्यू की बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, कब का, जिस भी स्टेट के एमएलए का निकालना है, उस स्टेट का पॉपुलेशन 1971 में क्या था, वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, यानी उस राज्य का जो इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट, यानी कि उस राज्य के अंदर जो निर्वाचित एमएलए हैं उसकी क्या संख्या है, गुने 1/1000, गुने 1/1000। जैसे मान लेते हैं, आप एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं कोई स्टेट है, कोई स्टेट है, मान लीजिए उसका पॉपुलेशन है, मान लेते हैं कितना, 1 लाख, 1 लाख मान लीजिए है। वहां पर इलेक्टेड एमएलए की संख्या मान लीजिए कितनी है, आपकी 100 है। तो नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, उसका पॉपुलेशन कब का, 1971 में क्या पॉपुलेशन है वो लेंगे, वर्तमान का नहीं, लास्ट सेंसस का नहीं, 1971 का जो सेंसस है उसका पॉपुलेशन लेते हैं हम, और उसे डिवाइड करते हैं वहां पर निर्वाचित एमएलए की जो संख्या है उससे, और गुना कर देते हैं 1/1000 से। जब इस संख्या को आप काउंट करेंगे, ये आपका कट के क्या आ जाएगा, ये आपका कट के देखेंगे 5 हो गया ना जी, यहां पर 1 लाख ज्यादा कम हो गया, ज्यादा कम हो गया है ना, इसको 10 लाख कर दो। ठीक, ये क्या हो जाएगा, एक एमएलए का वोट वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अभी लास्ट जो मतलब इलेक्शन हुआ था 2022 में, उसकी भी कहानी आपको बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। यानी कि अगर किसी राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू निकालना है, आप कैसे इस फॉर्मूले से निकालेंगे, राज्य की जनसंख्या कब, 1971 में, डिवाइडेड बाय राज्य के अंदर निर्वाचित एमएलए की संख्या इंटू 1/1000। मान लीजिए किसी राज्य का पॉपुलेशन है 10 लाख, वहां पर निर्वाचित एमएलए की संख्या है 100, तो 10 लाख बटे 100 गुने 1/1000, यानी कि एक एमएलए का जो मत मूल्य आ जाएगा उस राज्य में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नहीं, नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान के समय में कितने इलेक्टेड एमएलए हैं वो लेते हैं। यहां पर सिर्फ जनसंख्या कब की लेते हैं, जनसंख्या लेते हैं 1971 की। इसके पीछे क्या वजह है, अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर किसी एमपी का मत मूल्य निकालना है तो किसी एमपी का वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, एमपी का मत मूल्य याद रखिएगा, एमपी का वोट वैल्यू क्या होता है, एमपी का वोट वैल्यू जो होता है वो होता है सभी एमएलए के, सभी यानी पूरे देश के अंदर जितने एमएलए हैं सभी एमएलए के वोट वैल्यू का योग, सभी एमएलए के वोट वैल्यू का योग डिवाइडेड बाय 543 प्लस 233। कहेंगे सर ये क्या है, 543 प्लस 233। दीपू कुमार, प्रैक्टिस अभी यूट्यूब पर चल रही है ना, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोला है आपको कि यूट्यूब पर अभी प्रैक्टिस हो रहा है। जैसे सैटरडे को मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं, आप ना चीजों को समझने की बजाय आप यहां पर बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं या फिर पढ़ने के लिए आए हैं। दीपू जी पहले आप ये बताइए, आर यू हियर टू स्टडी, या फिर आप अपने ऐसे बेवजह के डाउट्स पूछने के लिए आए हैं कि सर प्रैक्टिस कब होगा, सर ये कब होगा, वो कब होगा।
यार पेशेंस रखो थोड़ा सा। अब देखो एक है कि पीडीएफ 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 कर रहा है, यार तुमको पीडीएफ के अलावा भी कुछ चाहिए या नहीं? मैं कॉन्सेप्ट, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, आप इसको समझने की बजाय बस पीडीएफ चाहिए। सर ये क्लास कब होगी, क्वेश्चन कब होगा? तो मैं जब कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होगा तो क्वेश्चन कहां से करोगे? जाओ क्वेश्चन करना है जाकर यूट्यूब पर करो, देखो 20 क्वेश्चन वहां पर मैंने करवाए हैं आज। अगर तुमने 10 क्वेश्चन का भी जवाब दिया तो मैं समझूंगा कि तुम्हें कुछ आता है, तुमने कुछ पढ़ रखा है। पहले यार पढ़ लो, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। बेवजह बीच में आप लोग डिस्टर्ब करते हैं। मैं इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करा रहा हूं आपको। एमपी का वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं? सभी एमएलए के वोट वैल्यू का योग डिवाइडेड बाय 543 प्लस 233। व्हाट इज 543? 543 is elected MP in Lok Sabha. 233 is elected MP in राज्य सभा। ठीक है, तो यानी कि जब किसी एमपी का वोट वैल्यू निकालेंगे तो उसको किस फॉर्मूले से निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे। एमएलए जो होते हैं, जो राज्य की विधानसभा होते हैं उसके मेंबर होते हैं। एमएलए का पूरा मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और याद रखिएगा दोस्तों, अलग अलग राज्य के, ये पॉइंट सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, लोकसभा तथा राज्यसभा के एमपी का, लोकसभा और राज्यसभा के एमपी का वोट वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। वोट वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि एमपी का वोट वैल्यू, एमपी का जो वोट वैल्यू होता है वो एमएलए के वोट वैल्यू से क्या होता है? ज्यादा होता है। एमएलए के वोट वैल्यू से क्या होता है? ज्यादा होता है। अब इसे समझना है आपने, अब इस चीज को समझते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जब हम बात करते हैं, कोई मान लो राज्य है, यूपी है, यूपी का पॉपुलेशन अलग, वहां पर इलेक्टेड एमएलए की संख्या अलग, तो वहां के एमपी का, वहां के जो एमएलए हैं, वहां के एमएलए का वोट वैल्यू भी अलग। इसी तरह मान लीजिए बिहार है, बिहार की जनसंख्या अलग, बिहार के अंदर निर्वाचित एमएलए की संख्या अलग, तो बिहार के एमएलए का वोट वैल्यू भी अलग होगा। इसी तरह अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग राज्यों के एमएलए का वोट वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा वोट वैल्यू किस स्टेट का था इस बार, किस स्टेट के एमएलए का? जहां देखिए इस बार का जो लास्ट जो इलेक्शन हुआ था 2022 में, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, 2022 के चुनाव में यूपी के एमएलए का वोट वैल्यू सोचे कितना है? 208। यानी कि यूपी के एक एमएलए अगर वोट करेंगे तो उसका वोट कितना काउंट होगा? 208। मैं अभी लिख दूंगा, ठीक है। वहीं पर सिक्किम का एक एमएलए अगर वोट करेगा, सिक्किम सॉरी, सिक्किम का अगर एक एमएलए वोट करेगा तो उसका वोट वैल्यू कितना है? मात्र 7। सोचिए कितना डिफरेंस है। कहेंगे सर ऐसा डिफरेंस क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा संविधान कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होगा। जितने प्रोपोर्शन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उतना आपको वोट वैल्यू दिया जाएगा। आपकी जितनी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा? आपको प्रोपोर्शन मिलेगा। किसमें? वोट में। सिक्किम का पॉपुलेशन कम, वहां पर एमएलए की संख्या कम, तो उनका वोट वैल्यू भी क्या? कम। यूपी का पॉपुलेशन ज्यादा, यूपी के अंदर एमएलए की संख्या ज्यादा, इसलिए यूपी के एमएलए का वोट वैल्यू क्या? ज्यादा। यह है क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है कि जिस प्रोपोर्शन में आप पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में आपको क्या मिलेगा? वोट का अधिकार। उसी प्रोपोर्शन में आपको नंबर ऑफ वोट मिलेगा। दिस इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। दिस इज समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यही कारण है कि यूपी के एमएलए का वोट वैल्यू सबसे अधिक है, 208 है। सिक्किम के एमएलए का वोट वैल्यू कितना है? मात्र 7 है। दूसरा, एमपी का जो वोट वैल्यू है वो क्या है? एमएलए की वोट वैल्यू से ज्यादा है। क्योंकि सर यहां क्या कॉन्सेप्ट है, यहां क्या तरीका है, यहां का क्या मतलब वो है? क्यों? देखिए, जो एमपी है, एमपी एक लार्जर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। एमपी जो है एक बड़े जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, और जो एमएलए है एक छोटी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। एक स्मॉलर पॉपुलेशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है ना।
तो याद रखिएगा, इसलिए एमपी का वोट वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। एमएलए का वोट वैल्यू क्या होता है, वो कम होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर मैंने लिखा है एमपी का जो वोट वैल्यू है वो एमएलए की वोट वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपी का वोट वैल्यू कितना होता है, सेम होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। हर स्टेट की पॉपुलेशन पता करना पड़ेगा। यस, हर स्टेट का पॉपुलेशन पता होता है सेंसस में, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1971 का जो सेंसस है उसका डाटा उठाएंगे, हर स्टेट का पॉपुलेशन लेंगे, उसका जो एमएलए का संख्या है वो लेंगे, उसको क्या करेंगे, डिवाइड, गुना कर देंगे 1/1000 से। सिंपल है। विजय भाई, हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अभी हम बात करेंगे जब आर्टिकल 58 पर आएंगे तब। जस्ट वेट। और किसी को कोई दिक्कत यहां तक? आगे चला हम लोग। अब देखिए इसका तरीका क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे उसके लिए सूर्या यूट्यूब पर सेशन चल रहा है। हर सैटरडे को यूट्यूब पर सेशन होता है। आप जाकर केजीएस डिफेंस यूट्यूब चैनल को ओपन करिए और वहां पर क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आपको पता चल जाएगा हाउ क्वेश्चन इज आस्क्ड। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है। यहां से आपसे पूछा जा सकता है एमपी का वोट वैल्यू, यहां पर स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि एमपी का प्रेसिडेंट के निर्वाचन के तरीके के बारे में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, एमपी बड़े होते हैं, है ना, सिंपल है। आज को पॉपुलेशन क्यों नहीं लेते हैं, अभी हम लोग इसकी बात करेंगे। ज्योति, उसके लिए आप सेंसस का डाटा देख लीजिए, आपको मिल जाएगा बिहार का पॉपुलेशन कितना है ना। अब उसके लिए सेंसस का डाटा देख लीजिए। यार आप लोग ये इधर वाले जो बच्चे हैं सीडीएस वाले हैं, सोनू, विशाल, ऋषिकेश, आप लोग प्रतिभा, इधर वाले जो बच्चे हैं ये सीडीएस वाले बच्चे हैं आप लोग। अभी 1971 का पॉपुलेशन क्यों लेते हैं इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग वाकई में सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने पिछली क्लासेस ऑलरेडी देख रखी है, आपने पिछली क्लासेस देख रखी है। ओके, एनडीए वाले हैं आप। ओके, किधर, इधर है सीडीएस। ठीक, तभी आप लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, है ना। आपके सवालों से ही लग रहा है आपको मैंने पिछली क्लासेस, कई सारी क्लासेस करवाई हैं, बेसिक क्लासेस आप लोग जाकर देखिए। मैंने एक बार नहीं, कम से कम 2500 बार क्लास में बताया है। फिर से समझ लो, है ना। पार्लियामेंट होता है, संसद होता है, इसके अंदर दो सदन होते हैं, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। इस लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हैं, राज्यसभा में 245 सीट्स हैं। ये सब मैंने पहले कई बार बता रखा है ना। और ये जो एनडीए वाले बच्चे आप लोग जो सवाल पूछ रहे हो, आप प्रीवियस क्लासेस को जाकर देखिए। आप ऐसे बार बार मैं एमपी एमएलए वर्ड यूज करूंगा, आप हर क्लास में आप अगर ये पूछेंगे सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एमएलए, यू आर आस्किंग, मतलब ये आपने आई थिंक 20वीं बार 25वीं बार ये सवाल पूछा होगा आपने क्लास में, जबकि मैंने इनिशियल लेक्चर्स में आपको काफी डिटेल में बताया व्हाट इज एमपी एंड व्हाट इज एमएलए। ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस है, लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा जो है, लोकसभा के अंदर ये जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और उससे 543 सदस्य लोकसभा में चुनकर जाते हैं। पूरे देश में राज्यसभा की 245 सीटें हैं और राज्यसभा की 245 मेंबर्स कहां पर चुनकर जाते हैं, राज्यसभा में चुनकर जाते हैं, जिसमें कि 233 इलेक्टेड होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं, किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट। और इनके जो मेंबर्स होते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उसको लोकसभा का एमपी कहते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं राज्यसभा का एमपी कहते हैं। इसी तरह दोस्तों राज्य के अंदर क्या होता है, जो राज्य का जो विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य विधानमंडल में क्या होता है, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, विधानसभा होता है, और इस विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। ठीक है, जिनको भी एमपी और एमएलए के बीच में डिफरेंस पता नहीं है, प्लीज जाइए आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, शुरुआती लेक्चर्स को आप जाकर देखिए। पहले 10, 15, 20 लेक्चर में मैंने यही सारी बातें बताई है आपको, ताकि आप आगे अगर हमें ये ना पूछें कि व्हाट इज एमपी, व्हाट इज एमएलए, व्हाट इज पार्लियामेंट, है ना। एमपी का गठन कैसे होता है सर, बताओ। पहले लेक्चर जाकर देखो, सीधा जाकर आखिर यहां पर 50वां 60वां लेक्चर अगर देखोगे यही दिक्कत होगा।
तुम्हें यही नहीं पता होगा कि एमपी का गठन कैसे होगा, पहले जाकर पुराना लेक्चर देखो। नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं पूनम, कल बताया था आपको। बिकॉज वो दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, क्योंकि वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, इसीलिए मतलब लोगों के द्वारा या इलेक्टेड एमएलएस के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, इसलिए लोगों की सॉवरेनिटी नहीं होती है उसके पास, इसलिए ठीक है, वो नॉमिनेटेड होते हैं, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आफ्ताब, पेशेंस है आपके अंदर तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी बात करेंगे उसके ऊपर। मुकेश जी, ऐसा सवाल किस एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा आप हमें बताएंगे कि किस आर्टिकल में सबसे ज्यादा क्लाउज होता है, किसी एग्जाम में ऐसा पूछा गया है? पीएम का वोट वैल्यू जो एक एमपी का वोट वैल्यू है, वही पीएम का भी वोट वैल्यू होगा, क्योंकि पीएम भी लोकसभा या राज्यसभा के एमपी होते हैं, सिंपल है। चलिए खैर नहीं यार, इतने डल बच्चे हैं ना एक्चुअली में, मतलब जो एनडीए वाले बच्चे हैं खास करके 90% बच्चे, दे डोंट डू नो एनीथिंग, उनको कुछ भी नहीं पता है। मतलब 90% बच्चों की स्थिति यह है कि उनको ये एमपी एमएलए का मतलब, यार तुमने 12th का एग्जाम दिया है वाकई में, वाकई में आपने 10th को पास करके आप यहां तक पहुंचे हैं, आपको एमपी एमएलए चीफ जस्टिस सीजेआई इनका अगर बेसिक चीजों का मतलब पता नहीं है और आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हाँ, कि आपको ये नहीं पता है कि पीएम क्या होते हैं, मतलब कम से कम थोड़ी बहुत बेसिक एनसीईआरटी यार पढ़ा करो। और मैंने नहीं पता है तो मैंने बेसिक क्लासेस में ऑलरेडी इसके बारे में काफी डिटेल में बता रखा है, शुरुआती क्लासेस में। कई बच्चे हैं क्या कि अभी क्लास को ज्वाइन किया है, आज की क्लास में सीधा आ गए हैं और वो पूछेंगे सर एमपी क्या है, एमएलए क्या है, सर ये क्या है, वो क्या है। वो मैंने ऑलरेडी, जो मैंने आज से 2 महीने पहले करा रखा है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो क्लासेस जाकर देखूं उनके लिए। डेफिनेटली मुझे भी यही लगता है, ये सब कोविड वाले हैं, वो होता है ना कोविड में बेवजह पास कर गए बिना पढ़े, आज तक किताब देखा नहीं। चलिए खैर, हम लोग आते हैं अब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर, कि हाउ प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। चलो देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि 1971 का ही सेंसस क्यों लेते हैं हम लोग, 1971 का सेंसस क्यों लेते हैं, सबसे पहले इस सवाल का जवाब जानते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या होता था हमारे संविधान में, क्या है, एक है आर्टिकल 82 है, इस दीपू कुमार जो है ना, ये यार तुमको अभी मतलब मैं क्या पार्लियामेंट पढ़ा रहा हूं, तुम्हें मैंने 25 बार समझा दिया है दीपू, आपको इतनी बात समझ में नहीं आ रही है कि जो मैं पहले पढ़ा रहा हूं इससे रिलेटेड डाउट तुम पहले इससे रिलेटेड डाउट पूछो। अभी मैं क्या पीएम पढ़ा रहा हूं, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा रहा हूं, क्या पार्लियामेंट पढ़ा रहा हूं, आपको एक बात समझ में नहीं आ रही है? इसका ना कमेंट ही पूरा ऑफ कर दीजिए, आप कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए कमेंट, कमेंट आप लोगों का बंद है ना, आप लोग सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे आप लोग समझो, है ना। कमेंट आप लोगों का बंद हो जा रहा है, अब कोई कमेंट नहीं दिखेगा, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद सबसे पहले कि 1971 जो है इसका सेंसस ही हम लोग क्यों लेते हैं, 1971 का सेंसस हम लोग क्यों लेते हैं, इसके पीछे का कारण समझते हैं। देखिए क्या होता है एक्चुअली में, हर हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 82, ये कहता है कि हर सेंसस के बाद क्या होगा, डिलिमिटेशन होगा, और जो लोकसभा है या विधानसभा है
उसके अंदर सदस्यों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। हर हर सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद क्या होगा, एक डिलिमिटेशन होगा और उसमें सदस्यों की संख्या क्या की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। ठीक है। लेकिन 1971 का जब सेंसस होता है और उसके बाद सदस्यों की संख्या बढ़ती है, तो यहां पर जो साउथ के जो लीडर्स होते हैं, दक्षिण भारत के राज्यों के जो नेता होते हैं, वो जाकर कहते हैं कि वो अपने में मीटिंग करते हैं, मिलते हैं और कहते हैं कि देखो हमारे साथ ना अन्याय हो रहा है। हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ अन्याय कर रही है सरकार। कि क्या अन्याय कर रही है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग पॉपुलेशन का नियंत्रण कर रहे हैं, है? और पॉपुलेशन का नियंत्रण कर रहे हैं हम, और उसके बदले हमें क्या किया जा रहा है, उसके हम बदले हमें पनिश किया जा रहा है। ये कैसे, कि देखो ये यूपी, बिहार या नॉर्थ इंडियन की स्टेट जो हैं, वो क्या करें, अपने पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं और उनको पॉपुलेशन बढ़ाने के एवज में लोकसभा में ज्यादा सीटें मिल रही है, और हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, लोकसभा में कम सीटें मिल रही है, यानी हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा में घट रहा है। और जो राज्य लोकसभा में सीटों को, जो राज्य अपने पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, उनको लोकसभा में ज्यादा सीटें मिल रही है, यानी उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में बढ़ रहा है। ये जाकर इसको लेकर इंदिरा गांधी से मिलते हैं और इंदिरा गांधी से कहते हैं कि मैडम ये नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी कहती हैं ठीक है। इंदिरा गांधी क्या करती है, संविधान में 42वां संविधान संशोधन करती है और कहती है कि 2001 तक आगे कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा, यानी कि सीटों की संख्या जो है वो नहीं बढ़ेगी। फिर 2001 में आपका 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और कहता है 2026 तक जो लोकसभा के अंदर सीटें हैं वो वही रहेंगी। तो इसलिए जो दोस्तों 1971 में जो लोकसभा की सीट थी, वही लोकसभा की सीट अभी तक है। इसलिए 1971 का जो पॉपुलेशन है वही हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन की। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उसमें ईवीएम का यूज नहीं होता। उसमें किसका यूज होता है, उसमें आपका बैलेट पेपर का यूज होता है। और इस बैलेट पेपर में याद रखिएगा, एक तरफ क्या होता है, कैंडिडेट का नाम होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, आपको प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस आपको डालना होता है। जैसे आप नॉर्मल वोट करने जाते होंगे या कभी अगर आपने किया होगा, आपने क्या किया होगा, ईवीएम क्या होता है, नॉर्मल जो एफपीपीएस सिस्टम होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल डायरेक्ट इलेक्शन में यूज होता है, उसमें क्या होता है, एक तरफ कैंडिडेट का नाम है, ए बी सी डी कोई कैंडिडेट है, और इधर क्या है, उसका चुनाव चिन्ह है, जो भी चुनाव चिन्ह है। आप जाते हैं और उस जाने के बाद क्या करते हैं, आप इसमें जाकर क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर जाकर ऐसे बटन दबा देते हैं, उसको वो वोट चला जाता है, उसको वो मत क्या होता है, चला जाता है ना। याद रखिएगा दोस्तों, लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है कि आपको किसी एक पार्टिकुलर, मान लीजिए कि यहां पर 4 कैंडिडेट हैं, यहां पर मान लीजिए कितने कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं, ए बी सी डी, ये 4 कैंडिडेट है मान लीजिए। यहां पर आपको जाकर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को आप वोट नहीं देंगे, बल्कि यहां पर आपने क्या करना पड़ता है, यहां पर आपने प्रेफरेंस फिल करना पड़ता है। यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, यहां पर आपको प्रेफरेंस डालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपने वोटिंग किया और जाकर यहां पर आप प्रेफरेंस डालेंगे फर्स्ट, मान लीजिए आपको डी को लगा सेकंड, सी को लगा आपने देना है, बी को देना है थर्ड और सी को देना है फोर्थ। ये आपको प्रेफरेंस आपको फिल करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो है प्रीफरेंशियल वोटिंग होती है, यहां पर वरीयता मत होता है, क्योंकि यहां पर आपको वरीयता देना है, किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है। यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली लोग यहां पर, हम लोग हिस्सा नहीं लेते चुनाव में। यहां पर जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हमने चुनकर भेजा है, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में जो इलेक्टेड एमपीज हैं, इलेक्टेड हमारे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहां पर। इसलिए क्या कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। ओके। और याद रखिएगा, यहां पर अब इसकी जब काउंटिंग होती है, मान लीजिए कि जो भी वोट पड़ा, मान लेते हैं 100% वोटिंग हुई, जो सभी मेंबर्स थे उन्होंने वोट लिया। जैसे मान लीजिए विधानसभा के सदस्य जो हैं वो कहां पर वोट देंगे, वो जाएंगे अपने विधानसभा में। जैसे मान लीजिए सिक्किम है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, एमपी है,
हर वहां के जो एमएलए हैं वो अपने राज्य की विधानसभा में जाएंगे और वहां पर जाकर वो क्या करेंगे, मत डाल देंगे, वोटिंग कर देंगे। बैलेट पेपर होगा, बैलेट पेपर में अपना प्रेफरेंस डाल देंगे और उस बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। और यहां पर ये सीक्रेट बैलेट होता है। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है? जो सीक्रेट बैलेट है इसका मतलब यह होता है कि आपने किसे क्या प्रेफरेंस दिया है उसमें, यह आपको नहीं बताना है। 1969 का इलेक्शन हम लोग अभी उसकी चर्चा करेंगे, थोड़ा वेट करिए दोस्तों। याद रखिएगा यहां पर यह नहीं बताना है आपको कि आपने किसको पहले प्रेफरेंस पर रखा, किसको दूसरे पर, किसको तीसरे पर, किसको चौथे पर। सॉरी, एक मिनट। आपको यहां पर यह नहीं बताना है कि आपने किसको पहले पर रखा है, किसको दूसरे पर, किसको तीसरे पर, किसको चौथे पर। एक बार ऐसा हुआ जब प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति चुने गए थे। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति चुने गए थे उस दौरान क्या होता है, मुलायम सिंह यादव वो क्या करते हैं, वो वोट देने के बाद जब वो मत देते हैं, मतलब अपना बैलेट पेपर पर प्रेफरेंस डालने के बाद वो बाहर आते हैं और बाहर आकर कहते हैं कि मैंने प्रणब मुखर्जी को पहले प्रेफरेंस पर रखा है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव क्या कहता है, ये कहता है कि यहां पर सीक्रेट बैलेट होगा, यानी कि आपको बताना नहीं है किसी ने कि आपने किसको वोट किया है, किसको मत दिया है। यानी यहां पर क्या होगा, गुप्त मतदान होगा। और जब मतलब मुलायम सिंह यादव ने ऐसा किया तो उनका वोट इनवैलिड हो गया, क्योंकि कोई बता नहीं सकता कि आपने किसे मत किया है। क्लियर पॉइंट। अब देखिए आगे की बात करें तो यहां पर वोटों की काउंटिंग कैसे होती है, यहां पर कैसे विनर ढूंढा जाता है उसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 100% लोगों ने वोट किया, अब वोटों की काउंटिंग होगी। मान लीजिए कि यह देखा जाता है कि 30% लोगों ने ए को वोट किया है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा है। 40% लोगों ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा है। 10% लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा है और 20% लोगों ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा है। यहां पर पहले उसमें देखा जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस पर कितने परसेंट लोगों ने किसे रखा है। नॉर्मली सामान्यतः अभी तक हर बार ऐसा हुआ है, एक बार को छोड़ के, कि पहले काउंटिंग में ही, पहले बार की काउंटिंग में ही 50% लोगों ने 50% से ज्यादा लोग मतलब किसी ना किसी को पहले प्रेफरेंस पर रखते हैं। सब बार ऐसा ही हुआ है अभी तक लगभग, ठीक है, अभी तक लगभग जब भी वोटिंग हुई है तो लगभग 50% लोग जो है, 50% से ज्यादा लोग किसी ना किसी को पहले प्रेफरेंस पर रखते हैं। सिर्फ एक बार को छोड़कर 1969 का इलेक्शन, 1969 का जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था जब 1969 का प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था उस समय एक तरफ थे वीवी गिरी और एक तरफ थे नीलम संजीवा रेड्डी। और इंदिरा गांधी ने ऐसा कहा था, सिंपल कह दिया था कि आप किसी को भी वोट देना चाहते हैं, जिस भी कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर सीक्रेट बैलेट होता है। और दोस्तों मान लीजिए कि मैं कांग्रेस का एमएलए होके या कांग्रेस का एमपी होके मैं मान लीजिए बीजेपी के कैंडिडेट को वोट कर दूं, या मैं बीजेपी का एमपी होके, बीजेपी का एमएलए होके मैं कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट कर दूं, तो ये किसी को पता नहीं लगना, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है। और इसलिए याद रखिएगा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उसमें दोस्तों दल बदल कानून लागू नहीं होता, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। अगर आप अपने पार्टी के विप के अगेंस्ट, अपने पार्टी के निर्देशों के अगेंस्ट, मान लीजिए कि बीजेपी ने अपने सभी एमपी, सभी एमएलए को डायरेक्टिव इशू किया, डायरेक्शन दिया, विप इशू किया कि आप द्रौपदी मुर्मू जी को क्या करेंगे, वोट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन मान लीजिए मैं बीजेपी का एमपी होके मैं कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट कर दूं, यशवंत सिन्हा को मैं वोट कर दूं मान लो,
और किसी को पता होगा क्या कि मैंने किसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा है? किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट है। तो इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दल बदल कानून लागू नहीं होता। आपके मन में अगला सवाल उठेगा कि सर क्या यहां पर सारे प्रेफरेंस डालने जरूरी होते हैं क्या? जितने कैंडिडेट हैं क्या उतना प्रेफरेंस डालना जरूरी होता है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपको एक प्रेफरेंस डालना है, आप एक प्रेफरेंस डाल दो। आपको दो प्रेफरेंस डालना है, दो प्रेफरेंस। आपको सारे प्रेफरेंस डालने हैं, आप सारे प्रेफरेंस डाल दो। लेकिन जब काउंटिंग होती है तो यह देखा जाता है कि पहले बार में काउंट किया जाता है कि कितने प्रतिशत लोगों ने किसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा है। और नॉर्मली पहले बार में ही कोई ना कोई एक कैंडिडेट मिल जाता है जिसको कि 50% से ज्यादा लोग फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखते हैं और वो विनर डिक्लेयर हो जाता है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ 1969 में, जब वीवी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी एक दूसरे के अपोजिट थे। वीवी गिरी कांग्रेस के कैंडिडेट थे और इंदिरा गांधी ने कहा कि आपको जिसको वोट करना है करिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे कैंडिडेट को वोट करें, आपको जिस भी कैंडिडेट में रुचि है आप उसे वोट कर सकते हैं। और वहां पर पहली बार ऐसा होता है कि सेकंड राउंड की, यानी कि पहली बार काउंटिंग में ना तो नीलम संजीवा रेड्डी जी को, ना ही वीवी गिरी जी को, और जो बाकी कैंडिडेट थे किसी को भी पहली बार में 50% से ज्यादा लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पर नहीं रखा था। तो वहां पर दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू होती है। फिर पहली बार ऐसा होता है और दूसरे राउंड की काउंटिंग में तब जाकर वीवी गिरी क्या होते हैं, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वीवी गिरी जी। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर जब हम लोग बात करते हैं, जब यहां पर अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर किसी को भी 50% मिला, नहीं मिला, तो यहां पर क्या करते हैं, जिसको सबसे कम वोट मिलता है ना, जैसे ये है, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको बाहर कर देते हैं। किससे? चुनाव से। सी को हटा देते हैं, भैया चलो तुम आउट हो इलेक्शन से। अब देखेंगे कि ये जो सी है, सी में जो ये 10% जो लोग हैं, अब ये 10% लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा है, यानी इन लोगों ने किसी ना किसी को तो सेकंड प्रेफरेंस पर रखा होगा, है ना जी। इन लोगों ने किसी ना किसी को तो सेकंड प्रेफरेंस पर रखा होगा। तो ये देखते हैं कि मान लीजिए इसमें ये देखा जाता है कि 5% लोग ने किसे रखा है, इसे रखा फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस पे, और 5% लोग ने किसे रखा है, बी को रखा है सेकंड प्रेफरेंस पे। यानी कि टोटल आपका कितना हो गया, टोटल दोस्तों कितना हो गया, यहां पर 35% और यहां पर कितना हो गया 45%। अभी भी नहीं मिला हमें, मोर देन 50% अभी भी नहीं मिला। अब देखेंगे यहां पर, देखिए ये जो अब डी है, यहां पर सबसे कम अब डी है, डी को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। और ये जो डी का जो 20%, अब इसमें हम देखेंगे कि इस 20% में से, इस 20% में से फर्स्ट प्रेफरेंस पर जिन लोगों ने डी को रखा है उसने सेकंड प्रेफरेंस पर किसे रखा है। तो इसमें देखा जाएगा इस 20% में से, मान लीजिए कि जो 10% है उन्होंने किसे रखा है, 10%, मान लीजिए कि इस 20% में से जो 10% है उन्होंने किसे रखा है, डी को। या ऐसे मान लो कि 18%, यहां पर ऐसे मान लो 18% ने किसे रखा है, ए को, है ना, और 2% ने किसे रखा है, बी को रखा है सेकंड प्रेफरेंस पे। यानी कि इसका टोटल वोट देखिए कितना हो जाएगा 42%, इसका कितना हो जाएगा 53%। यहां पर विनर कौन हो जाएगा, विनर आपका ए डिक्लेयर हो जाएगा। ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन का। अब इन लोगों का कर दीजिए कमेंट ऑन, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, राष्ट्रपति का क्या होता है, आपका निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में याद रखिएगा प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, सीक्रेट बैलेट होता है ना। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या, इनके वोटों को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि जैसे यहां पर ये जो 10% जिन्होंने सी को वोट दिया था, इनका जो वोट है, इनका वोट मतलब सेकंड प्रेफरेंस देखा गया और उसको क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोला जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। क्लियर? अब यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप पूछिए, फिर हम चलेंगे इसके बाद आगे के मुद्दे पर। कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। सर मैक्सिमम कितने कैंडिडेट खड़े होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? इसका कोई ऐसा लिमिट नहीं है ना। अभी हम कंडीशन बताएंगे क्या कंडीशन होता है तुषार, अभी जब आर्टिकल 58 पे जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। ऐसा कोई संख्या हमारे संविधान में नहीं दिया गया है सर ना, ठीक है। यहां पर नोटा नहीं होता, यहां पर नोटा का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई डाउट है यहां तक तो बताइए, फिर हम लोग मूव करेंगे अगले पॉइंट पर। यहां पर कुछ पॉइंट याद रखना है आपको। सबसे पहला पॉइंट,
दो तीन पॉइंट यहां पर याद रखना है, ठीक है। इसमें नोटा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। एज में कोई बॉन्ड होता है, अभी बात करेंगे एज के ऊपर, है ना। नहीं नहीं, सबको वोट नहीं देना पड़ता है। आप सिंगल कैंडिडेट को भी, अगर आप एक ही प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप एक प्रेफरेंस दे सकते हैं बस, आपको पूरा सभी को प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, ठीक है। सर ये कैसे पता चलता है कि किसने किसको कितने प्रतिशत वोट किए हैं? मुकेश लूथिया जी, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, बैलेट पेपर का जो बैलेट पेपर है उसकी उसको जांचती, उसको मतलब चुनती है, और उसका पूरा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। कि फर्स्ट प्रेफरेंस पर मान लीजिए कि कोई एमपी है, मान लीजिए कि 10 एमपी ने फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा किसी को, तो उसका टोटल वोट काउंट देखा जाता है, फिर उसका परसेंटेज निकाला जाता है कि कितना प्रतिशत है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, उनके वोट को काउंट करके परसेंटेज चेक करती है उसका, ठीक है। तो 50% से कम वोट मिलेगा तो वो नहीं जीतेगा, श्रद्धा, है ना। प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के लिए 50% से ज्यादा मत मिलना चाहिए, तभी आप जीत सकते हैं। ऐसा विनोद कोई जरूर नहीं है। मान लीजिए कि वो तो जो वोट कर रहा है उसके ऊपर है ना जी, वो किसको सेकंड प्रेफरेंस पर रख रहा है, किसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रख रहा है, वो तो उसकी इच्छा के ऊपर है कि उसने किसे रखा किसे नहीं रखा, है ना। ऐसा तो कोई पहले से तो डिसाइड नहीं कर देंगे ना, कि मैं जैसे मान लीजिए वोट करने जा रहा हूं, मुझे पहले से नहीं बताएंगे ना कि भैया इसको फर्स्ट पे रखना, इसको सेकंड पे रखना। ये तो हमारी इच्छा है कि मैं किसको रखता हूं किसको नहीं रखता हूं। और मान लीजिए यहां पर जो मैंने लिखा, यहां पर मान लीजिए कि ये जो डी वाले थे, जिन्होंने कि 20% 20% लोगों ने जिसने की डी को फर्स्ट पे रखा था, इन 20% का मन इच्छा है, जिन्होंने इसमें से 20%, इस 20% में से 18% ने ए को रखा था सेकंड प्रेफरेंस पर, 2% लोगों ने किसे रखा था, बी को रखा था सेकंड प्रेफरेंस। ये उनकी इच्छा है, वो किसी को भी सेकंड प्रेफरेंस पर रख सकते हैं। ये कंडीशन नॉर्मली उमंग होता नहीं है ना। आप इनका सवाल जायज है, अगर सर 50-50 हो जाए तो क्या होगा? आज तक ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है, और ना ही मतलब जनरली ऐसा कंडीशन कभी अराइज भी होगा। लेकिन मान लीजिए अगर हो जाए, तो फिर क्या करते हैं, जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो होते हैं, जो भी दो कैंडिडेट बचेंगे, उनका नाम डालेंगे एक किसमें, एक बॉक्स में, ठीक है। और उस बॉक्स में से मिक्स करके क्या करेंगे, लॉटरी के द्वारा उन किसी एक नाम को निकाला जाएगा, है ना। और जो भी विनर उसमें जो जिसका भी नाम आएगा वो विनर डिक्लेयर हो जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो फिर से वोटिंग नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है? वही तो बता दिया आफ्ताब, आ गया समझ में। टॉस मेथड नहीं होता है, लॉटरी मेथड होता है, टॉस मेथड नहीं होता है। बॉक्स में नाम करके मिला देते हैं और उसमें एक नाम उठा लेते हैं, ये होता है, ठीक है। क्लियर? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। प्रेसिडेंट ने 12 में से कितने 6 ईयर तक रहते हैं? अमन तुम्हारा सवाल क्या है? बहुत खर्चा होता है संदीप जी, मतलब बहुत खर्चा का मतलब क्या, ठीक ठाक खर्चा होता है, ठीक है। वोट किसी ना किसी एक प्रेफरेंस को आपको देना है, वो है ना, एक प्रेफरेंस आपको डालना पड़ेगा, है ना? वो मुकेश जी चेक करते हैं उनका ना, जैसे मान लीजिए ये 20% लोगों का बैलेट पेपर लेते हैं, समझिए, जैसे जिनका भी ये डाउट है, ठीक है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। ये 20% लोग जो है ना, इनका क्या करते हैं, इनका बैलेट पेपर लेते हैं और देखते हैं इनका सभी का, कि इनका फर्स्ट प्रेफरेंस तो पता है डी है, लेकिन इनका पूरा बैलेट पेपर लेकर चेक करते हैं कि इन्होंने सेकंड पर किसको रखा है, ए को किसने रखा है सेकंड पर, बी को किसने रखा है सेकंड पर। तो उसमें चेक करते हैं, उसमें पता चल जाता है। मान लीजिए कि अगर यहां पर इस 20% में मान लेते हैं कि 40 लोग हैं, इस 40 लोग में से मान लीजिए 36 लोगों ने किसे रखा था, ए को रखा था, और 4 लोगों ने किसे रखा था, बी को रखा था सेकंड पर। परसेंटेज निकाल लेंगे, 36/40, 4/40, सिंपल, ठीक है। राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, सभी 6 वर्ष के लिए होते हैं,
ठीक है, जो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है वो हर सभी का टर्म 6 साल का होता है और वो 6 साल में रिटायर हो जाएंगे, फिर से वो मनोनीत हो सकते हैं। 2 से 3 दिन में आ जाता है रिजल्ट, है ना, 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है। हाँ, अगर वोट परसेंटेज लेस, किसी को भी अगर 50% से ज्यादा नहीं मिला तभी सेकंड राउंड होगा, और ऐसा एक ही बार हुआ है, बताया तो अभी तक ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ, 1969 के इलेक्शन में, वीबी गिरी और संजीवा रेड्डी वाली केस में। बाकी पहले ही राउंड में 50% से ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कैंडिडेट मिल गया हमें अभी तक। एक ही बार सिर्फ नहीं मिला था 1969 में, जब वीवी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी एक दूसरे के अपोजिट थे, है ना। अभी इनकी बात करेंगे, है ना, कितना पैसा किसको जमा करना पड़ता है, सारा कंडीशन हम लोग देखेंगे। आगे चलें। सर इलेक्शन में 4 कैंडिडेट है और एक को 40% वोट मिले, बाकी 3 को 20%, 20%, 20% मिले, तो डिलीट किसको करें? ठीक है, तो उसमें लॉट के द्वारा करेंगे चंद्रेश, ऐसा कंडीशन नॉर्मली होता नहीं है ना, ये सब आपके मन की वो है, लेकिन ऐसा अगर हो जाए तो लॉट के द्वारा डिलीट करेंगे, फिर वही 3 का BCD का नाम डालेंगे उसमें, है ना, और उसमें से किसी एक नाम को उठा लेंगे तो उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, क्लियर? ये क्या क्वेश्चन आपका एक बार देखिएगा थोड़ा बड़ा करके। सर इलेक्शन के दौरान प्रेसिडेंट की कुर्सी है क्या खाली रहे, मतलब क्या तुम्हारा सवाल है? आप तब सवाल समझ नहीं आ रहा है, क्या पूछना चाह रहे हो तुम? चलिए कोई नहीं, अब तो किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं है, या अभी भी किसी को कोई डाउट है? चलिए अब यहां पर 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट के और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, अभी तक सिर्फ 1969 में दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई है, अभी तक सिर्फ 1969 में दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई है, उसके पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ, उसके अलावा आज तक ऐसा नहीं हुआ। और याद रखिएगा नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं, भारत के एकमात्र निर्विरोध यानी कि फर्स्ट अनअपोज्ड, एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और याद रखिएगा नीलम संजीवा रेड्डी सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी हैं, है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ KGS श्रेय हम लोग डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट में। एंटी डिफेक्शन लॉ का ब्रीफ में आप इतना समझिए कि जैसे कोई भी, मान लीजिए मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं और मैं किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूं, बीजेपी का मेंबर होके मैंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, यानी कोई भी मेंबर जब किसी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं दल बदल। और इस दल बदल को रोकने के लिए पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। ये डिफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसके ऊपर काफी डिटेल एनालिसिस करेंगे जब हम पार्लियामेंट टॉपिक में आएंगे। तो निर्विरोध का मतलब होता है कि जब किसी भी कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं, मतलब कि जब नीलम संजीवा रेड्डी जब राष्ट्रपति बने थे तो उनके अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा था। ठीक है, क्लियर? नहीं, नीतीश कुमार ने पार्टी नहीं चेंज करी है, नीतीश कुमार ने अलायंस बदला, अपना गठबंधन अपना बदला। पहले आरजेडी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई थी, अब उसने अपना गठबंधन बदल के बीजेपी के साथ बना लिया। ये डिफेक्शन नहीं है। डिफेक्शन ये था होता है अगर नीतीश कुमार अपना पार्टी चेंज कर लेते,
कि जदयू वाली पार्टी छोड़ करके वो बीजेपी में आ जाते तो कहते उसे डिफेक्शन, है ना। क्लियर है। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। स्केड्यूल 10 में है, यस सर। एनडीए क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये होता है एनडीए। और एक होता है यूपीए। देखिए, बीजेपी का जो गठबंधन है, बीजेपी का जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों के साथ जो गठबंधन है, उसको बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और एक होता है कांग्रेस की जो छोटी छोटी पार्टियों के साथ जो गठबंधन होता है, पहले हुआ करता था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब तो खैर इंडिया बन गया है ना, इंडिया, ठीक है। तो वो यूपीए पहले हुआ करता था, कांग्रेस और उसकी छोटी छोटी पार्टियों का जो गठबंधन था उसे बोलते थे यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। कोई भी कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है राकेश, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे डिटेल में। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। देखिए, 2022 का चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, उसमें जो एक एमपी था, ये सब अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में 18 जुलाई को 2022 का राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। और राष्ट्रपति चुनाव में याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति चुनाव के जो इलेक्टोरल ऑफिसर यानी जो इसके रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, यानी पीठासीन अधिकारी होते हैं, वो या तो लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव होते हैं। यानी कि या तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल या फिर राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल होते हैं। जैसे मान लीजिए एमपी का चुनाव होता है, एमपी के चुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं? जो मेन ऑफिसर होते हैं वो होते हैं डीएम। इसी तरह विधानसभा के चुनाव में एसडीएम होते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें या तो लोकसभा के महासचिव या फिर राज्यसभा के महासचिव होते हैं। और 2022 का जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसके रिटर्निंग ऑफिसर कौन थे? उसके रिटर्निंग ऑफिसर थे, याद रखिएगा, राज्यसभा के महासचिव, जिनका नाम था पीसी मोदी। पीसी मोदी जी, ये 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर थे। और 2022 के जो मतलब राष्ट्रपति चुनाव में एक एमपी का, लोकसभा या राज्यसभा के एक एमपी का वोट वैल्यू कितना था? 700। आप ये भी लिख सकते हो, एक एमपी का वोट वैल्यू कितना था? 700। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, जो यूपी के विधानसभा के एक सदस्य का, यूपी के एक एमएलए का वोट वैल्यू 208 था। सिक्किम के एक एमएलए का वोट वैल्यू सबसे कम था, कितना था? 7 था। और जब द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा, राष्ट्रपति चुनकर आती हैं तो ये भारत की पहली ट्राइबल यानी कि आदिवासी राष्ट्रपति बनती हैं। भारत की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट बनती हैं। और याद रखिएगा इनके बारे में, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, ये पहली राष्ट्रपति हैं भारत की जिनका जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ है। जिनका जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ है, ये पहली राष्ट्रपति है। सर प्रेसिडेंट के इलेक्शन टाइम पर क्या उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट नहीं? देखिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, आर्टिकल 62 पढ़ेंगे, आर्टिकल 60। अभी हमने पूरा अभी प्रेसिडेंट स्टार्ट किया है। और आप ना प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स आप पहले पूछ ले रहे हो। एक्चुअली में क्या है कि जो आपका हमारा संविधान है, हमारे संविधान का आर्टिकल 62 कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो नहीं जाता। जब नए राष्ट्रपति अपने पद पर आएंगे तब जाकर वो अपने पद को छोड़ेंगे। और हमारा संविधान ये भी कहता है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल को समाप्त होने से पहले हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि मैं राष्ट्रपति हूं और मेरा कार्यकाल मान लीजिए कि कल समाप्त हो रहा है, कल मेरा कार्यकाल जो है 5 साल का समाप्त हो रहा है, तो हमारा संविधान कहता है कि मेरा कार्यकाल अगर कल समाप्त हो रहा है तो जो नए राष्ट्रपति का चुनाव हमारे टर्म के पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट का पद कभी खाली नहीं हो सकता है। ओके, क्लियर? हाँ, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट भी हैं कौन, तो याद रखिएगा। सर हमारे यहाँ जिला पंचायत का चुनाव जीतकर पार्टी चेंज कर ले देन उनमें एंटी डिफेक्शन लॉ इंप्लीमेंट। देखिए यहाँ पर जिला चुनाव में ये लागू नहीं होता है ना, ये लागू होता है आपका एमपी और एमएलए के चुनाव में, ठीक है शिवम। उसके लिए कानून ये राज्यों के ऊपर बनाए तो वहां पर भी लागू होगा, लेकिन राज्य कानून बनाती नहीं है इसके लिए, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो बताइए। सर स्केड्यूल 11 और आर्टिकल 40 में क्या डिफरेंस है? देखिए स्केड्यूल 11 में सौरभ लिस्ट दिया गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट ने स्केड्यूल 11 में पंचायत के रिलेटेड 29 लिस्ट दे दिए गए हैं, 29 कार्यों की सूची दे दी गई है पंचायत से संबंधित।
और कह दिया गया है आर्टिकल मतलब जो शेड्यूल 11 के तहत कि अगर स्टेट चाहे तो ग्राम पंचायतों की 29 के 29 कार्य दे सकती है, और चाहे तो इसमें से कोई एक कार्य दे सकती है, चाहे तो इसमें से कोई एक भी कार्य नहीं दे सकती है। यानी कि शेड्यूल 11 में पंचायतों को कौन कौन से कार्य दिए जा सकते हैं उसकी सूची है, ठीक है। और आर्टिकल 40 कहता है कि स्टेट को विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है। स्टेट जो है इस विलेज पंचायत को क्या कर सकती है, ऑर्गेनाइज कर सकती है, उसकी बात करी गई आर्टिकल 40 में। चीफ मिनिस्टर का वोट वैल्यू, अगर अंकित चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो जो उस राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू होगा वही चीफ मिनिस्टर का वोट वैल्यू होगा। सर एमएलए से बड़ा होता है ना जिला पंचायत अध्यक्ष, ऐसा कुछ नहीं होता शिवम, है ना। जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है वो लोकल गवर्नमेंट का वो होता है, पार्ट होता है। एमएलए जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, तो नॉर्मली एमएलए ज्यादा वो होता है अगर उसके पावर की बात करें तो, ठीक है। सर आपने ऐसा क्यों कहा कि एमपी में एमएलए का वोट वैल्यू एमपी के वोट वैल्यू से ज़्यादा है? क्योंकि एमपी का जो वोट वैल्यू होता है इसलिए एमएलए से ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके क्षेत्र में अगर एमपी चुनकर आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपका एक लार्जर क्षेत्र से, मतलब मान लीजिए एमपी जो होता है एक बड़े पॉपुलेशन को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि 7 लाख 8 लाख 10 लाख की जनसंख्या पर नॉर्मली एक एमपी चुनकर आता है। लेकिन जो एमएलए होता है वो एक छोटे पॉपुलेशन में चुनकर आता है, 1 लाख 1.5 लाख 50,000 1.5 लाख। आप जिस लोकसभा क्षेत्र में होंगे, आपकी लोकसभा में कई सारे विधानसभा क्षेत्र आते होंगे, कई सारे विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। एक एमपी एक बड़े पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, एमएलए एक छोटे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। भाई एमपी अगर एक बड़े पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा तो उसका वोट वैल्यू भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक जो एमएलए है वो छोटे क्षेत्र से, छोटे एरिया से चुनकर आता है, वो कम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और कम लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसका वोट वैल्यू भी कम होना चाहिए। सिंपल है, क्लियर है। मेयर क्या होता है संदीप? मेयर होता है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, नगर निगम, उसका जो अध्यक्ष होता है ना, उसको बोलते हैं मेयर। जब हम लोग आएंगे लोकल गवर्नमेंट में तो बताएंगे मेयर क्या होता है। दल बदल सिर्फ जीते हुए एमपी एमएलए पर लागू होते हैं? बिल्कुल, जो एमपी एमएलए है, मतलब अगर जीतेगा कोई तभी तो एमपी बनेगा ना जी। जीते हुए एमपी एमएलए का मतलब क्या है? अगर कोई चुनाव जीतेगा तभी तो एमपी बनेगा, चुनाव जीतेगा तभी तो एमएलए बनेगा, नहीं तो एक्स एमएलए बनेगा, या फ्यूचर एमएलए, फ्यूचर एमपी, है ना। भावी एमएलए, भावी एमपी होगा, है ना, कि हाँ इन फ्यूचर उसका है शौक बनेगा वो, लेकिन चुनाव हार गया हो। तो जो एमपी और एमएलए है उस पर ही लागू होता है। हाँ 5 साल तक ये तो सुरुचि, ये सब चीज़ें सारे डाउट्स दूर होंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे टर्म, एलिजिबिलिटी और भी कई सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एमपी में अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी चेंज करने से गवर्नमेंट चेंज हो गई? अच्छा चलिए, और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। और किसी का कोई डाउट नहीं है? आज जो भी डाउट है अभी पूछ लो, है ना। और तुम लोगों को मैं अभी भी बता दे रहा हूं, तुम लोग प्लीज पढ़ाते समय ना मुझे डाउट मत पूछा करो। जब मैं पढ़ाता हूं तुम लोग ना कमेंट में, मैं बार बार कहता हूं कि जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं उस समय डाउट मत पूछो। जब मैं पूछूं कि हाँ अब कोई डाउट है तब पूछो, तुम जितने भी डाउट है सारे डाउट का मैं जवाब दूंगा। लेकिन पढ़ाते समय यार तुम लोग जब डिस्टर्ब करते हो ना तो बड़ा हमको आता है, फिर इरिटेशन होता है उससे, है ना। तो उस समय मत पूछा करिए, ठीक है। जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा लूं उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछिए। सर क्या मैं, मतलब तुम्हें एमएलए बनना क्यों है? पहले पहले एनडीए निकाल लो भाई, है ना। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है एमएलए बनने की, अभी तुम बच्चे हो, किड हो। पहले 25 साल का बन जाओ, है ना। जब 25 साल हो जाएगा ना तब पूछना, मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी 18 साल 19 साल के और इनको एमएलए बनना है, बताओ, है। चलिए, 2/3 एमएलए ने पार्टी चेंज किया था एमपी में। हाँ 2/3 एमएलए, 2/3 अगर कोई चेंज करे तो वहां पर लागू नहीं होता। हम एंटी डिफेक्शन लॉ में सारी कंडीशन की बात करेंगे, ओके। सर आप कभी गुजरात आए हैं? अहमदाबाद, अहमदाबाद में एक लेक है कांकड़िया लेक, वहां पर मैंने बोटिंग भी करी थी, है ना, अहमदाबाद में गया वो। सर डाउट होता है तो मैं पूछ लेता हूँ, आप चैट होल्ड करवा दीजिए। यार दीपू तुम ना, तुम्हारे अंदर दिक्कत क्या है? मुझे इसलिए इश्यू हुआ क्योंकि तुम टॉपिक से रिलेटेड डाउट नहीं पूछ रहे थे। तो टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछो, है ना, बिल्कुल बताएंगे।
ठीक है, थैंक यू सत्यम। और किसी का कोई डाउट है? एमएलए का पावर बात करेंगे देवनाथ। एमएलए का पावर ये होता है कि वो विधानसभा में बैठकर आपके लिए कानून बनाता है, राज्य के लिए, है ना। ऐसा एमएलए का पावर कोई संविधान में नहीं किया। वो विधानसभा का सदस्य होता है और विधानसभा में बैठकर राज्य सरकार से संबंधित जो है कानून उसको बनाता है। ठीक है। हाँ, मैं कुछ दिनों से यार कब से ना ज्यादा परेशान हूँ सर। उन पे एडीएल इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, प्लीज बताइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पे, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पार्टी थी, उसके पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, मतलब अपना पार्टी पूरा मर्ज कर दिया उसमें, है ना, इसलिए। ठीक है। और जब एंटी डिफेक्शन लॉ पर आएंगे, पूरा उसका इफ एंड बट, पूरा नट एंड बोल्ट वहां पर आपको पता चलेगा। अभी हम एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके लिए पूरा 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर होगा, तब आप उसको समझ पाओगे। 5 मिनट का टॉपिक नहीं है वो, उसके अंदर कई खामियां हैं, कई उसके अंदर दिक्कतें हैं, पूरा समझेंगे जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है। और किसी का कोई दिक्कत? हाँ, जरूर जरूर पियेंगे। कोई डाउट है तो और बताओ। ओके ओके, कोई बात नहीं है, आप बताओ। ठीक है, चलिए ठीक है, तो सबका डाउट क्लियर हो गया ना आप। चलो मिलते हैं हम लोग फिर मंडे को। मंडे की क्लास में हम लोग इंपीचमेंट तक के चीजों को कवर करेंगे, राष्ट्रपति के महाभियोग तक के चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।